नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। वृद्धि को रफ्तार देने वाला बजट। चूंकि निजी निवेश अभी तक पटरी पर नहीं लौटा है, तो सरकार द्वारा खर्च की गई बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होगी। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की राजकोषीय रणनीति से स्पष्ट है कि पिछले बजट की तुलना में इस बार आर्थिक परिदृश्य काफी कुछ बदला हुआ है। यह बजट एक प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर हो रहे सुधार को रफ्तार देने वाला है। इसे बनाने से पूर्व सबसे बड़ी चुनौती यही संतुलन साधने की थी कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि संबंधी संभावनाओं को भुनाने में सरकारी खर्च बढ़ाने और कोविड महामारी से उपजी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या उपाय किए जाए। ऐसे में बजट के समग्र राजकोषीय रुझान एवं उसके व्यय की दिशा के निहितार्थों को समझना होगा। जीडीपी के 6.9% के बराबर रहा राजकोषीय घाटा जरूर अनुमान से अधिक है। यह 17.6% के अनुमानित नॉमिनल जीडीपी वृद्धि में कर संग्रह में अप्रत्याशित तेजी एवं जीएसटी प्रक्रिया के और सुसंगत होने के बावजूद हुआ है। यदि निवेशक में स्थिरता ने आई होती तो घाटे को लेकर तीर सटीक निशाने पर ही लगा होता। जहां तक राजकोषीय नीति की बात है, तो हाल फिलहाल से लेकर आगामी वित्त वर्ष के लिए यह व्यापक रूप से वृद्धि को समर्थन देने वाली दिख रही है। आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार ने बेहद संकुचित भाव से अनुमानित जीडीपी की 11.1% वृद्धि दर के आधार पर राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4% रखा है। विगत 2 वर्षों का अनुमान यही दर्शाता है कि कोविड के अनुवर्ती लहर आर्थिक रूप से कम घातक सिद्ध हुई है। व्यापक टीकाकरण और वायरस के साथ जीने की सहज वृत्ति विकसित होने को इसका श्रेय जाता है। इससे वृद्धि को भी व्यापक स्वरूप लेने में सहायता मिलेगी। राह में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कच्चे तेल की कीमतों का रुख, सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू राजनीतिक गतिविधियां एवं टकराव मौजूदा पड़ाव पर ये वृद्धि के लिए जोखिम उत्पन्न कर रहे हैं। फिर भी यही उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर जहां 12 से 13% के दायरे में रहेगी, वहीं वास्तविक वृद्धि 7.8% रह सकती है। कर संग्रह लक्ष्य भी तेजी के आसार हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा घटकर जीडीपी के 4.5% आ सकता है। यह भी महामारी पूर्व 3.3% के आंकड़े से ऊंचा होगा। ऐसे में ध्यान रखना होगा कि अतिरिक्त खर्च की तात्कालिक आवश्यकता एवं चरणबद्ध तरीके से ऋण और घाटे को घटाने पर कोई लापरवाही न की जाए। आखिर अपने समकक्ष देशों में भारत की जीडीपी के अनुपात को ऋण का स्तर सबसे ऊंचा है। सरकार ने खर्च बढ़ाकर महामारी से प्रभावित तबके को राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। इससे मांग भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। इस लिहाज से ये कदम सकारात्मक भी कहा जाएगा। वर्ष 2021-22 में भारतीय घरेलू उपभोग 3% रहा, जो 2019-20 में कम था। उपभोग में कमी का मौजूदा चक्र वास्तव में आय असमानता का एक परिणाम है, जिसे महामारी ने और बढ़ाने का काम किया। जहां अमीर और अमीर जबकि गरीब और गरीब होते दिखे। महामारी के एक के बाद एक लहर को काबू करने के लिए लगे प्रतिबंध, शारीरिक दूरी और पनपे खौफ के कारण निम्न आय वर्ग, विशेषकर छोटे उद्यमों, असंगठित क्षेत्र और कॉन्ट्रैक्ट आधारित सेवाओं में सक्रिय लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए और उनकी क्रय शक्ति घटती गई। इसी बीच कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बढ़िया रहा, किंतु वह ग्रामीण जीडीपी का महज 1/3 हिस्सा भर है। साथ ही अब किसानों की आधी से अधिक आमदनी गैर कृषि गतिविधियों से आती है। दोपहिया वाहनों की कमजोर मांग के अलावा कृषि एवं गैर कृषि ग्रामीण मजदूरी में आ रही गिरावट भी कमजोर ग्रामीण मांग को दर्शाती है। सरकार ने इस बजट में मनरेगा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कम राशि आवंटित की है। ऐसे में यदि इस मद में खर्च बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो सरकार को लचीला रुख अपना दिखाना होगा।
एमआई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का आवंटन बढ़ाकर सरकार ने ऐसे लचीलेपन के संकेत दिए हैं, इससे उपभोग का परोक्ष पर समर्थन मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बड़ा आवंटन भी रोजगार सृजन एवं घरेलू उपभोग को बढ़ाने में मददगार होगा। इससे हाशिए पर मौजूद लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों योजनाएं न केवल अधिक श्रम खपत वाली हैं, बल्कि अकुशल कर्मियों के लिए रोजगार का एक प्रमुख माध्यम भी है। उपभोग चक्र को निर्णायक गति देने में ये प्रयासों के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों में भी व्यापक तेजी से आवश्यकता होगी, जिसमें ये देखना होगा कि कोविड महामारी की कोई भावी लहर इस मौजूदा लहर से अधिक गतिरोध न उत्पन्न करे। शहरी गरीबों को भी सहारा दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि महामारी ने शहरों में जिन कॉन्ट्रैक्ट आधारित सेवाओं पर आघात किया, उनमें 2/3 ऐसे ही लोग कार्यरत हैं जिनके अलावा गरीब ग्रामीणों की तुलना में उन्हें महंगाई की तपिश भी अधिक झेलनी पड़ती है। ऐसे में उनकी मदद के लिए कारगर उपायों के अभाव में अपनी आमदनी में स्थायी वृद्धि के लिए व्यापक आर्थिक वृद्धि की प्रतीक्षा करनी होगी। आमजन को राहत देने के लिए सरकार के पास पेट्रोलियम पदार्थों पर शुल्क कटौती का विकल्प था, किंतु तंग राजकीय कोष गणित इसकी गुंजाइश नहीं देता। यदि कच्चे तेल के दाम कुछ ज्यादा चढ़ते हैं तो सरकार को कुछ उपाय करने पड़ सकते हैं। बुनियादी ढांचा केंद्रित पूंजीगत व्यय में सरकार ने 25% की भारी बढ़ोतरी की है। साथ ही निवेश के लिए राज्यों का आवंटन भी बढ़ाया है। चूंकि निजी निवेश अभी तक पटरी पर नहीं लौटा है, तो ये कदम महत्वपूर्ण है कि निवेश की बेहतर स्थिति में होने के बावजूद निजी क्षेत्र में अनिश्चितता या अतीत की तेजी में अतिरेक निवेश के कारण फिलहाल नए दांव लगाने से हिचक रहा है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह भी स्वीकार किया कि बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश की अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव होंगे। इससे अधिक आर्थिक वृद्धि को सबल मिलने के साथ ही को बढ़ाने में सरकारी प्रयासों को अपेक्षित प्रक्रिया मिलती रहेगी। अब अगली चुनौती निवेश की इन योजनाओं के सुगम क्रियान्वयन की है, क्योंकि पूर्व में हुई ढीला हवाली ने लागत बढ़ाने के साथ ही परियोजनाओं को विलंबित भी किया है। आगे सभी को यह बजट बहुत ही सराहनीय लगा और आने वाले देश के भविष्य को की ओर खींचने वाला भी लगा। इसके लेखक हैं किसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी ऐसे ही विशेष समाचार के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।